दुनिया में सबसे ज्यादा तेल उसी के पास था। सोने और लिथियम से भी वो माला माल था। मगर उस रात भी चेहरे पर इत्मीनान था। भला का इंसान था, जरा भी ना परेशान था। हालांकि दुनिया के सबसे बड़े बदमाश से वो पंगा ले चुका था, मगर फिर भी हर रात की तरह उस रात भी वो बेखबर सो चुका था। तारीख 3 जनवरी थी, नए साल का आगाज था। रात 2 बजे अचानक काले आसमान पर सफेदी चमक उठती है। फिर धमाकों की आवाजें गूंजती हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल रखने वाले मुल्क पर दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क ने हमला कर दिया था। समझ तो गए होंगे आप, हमला करने वाला था अमेरिका, और जिस पर हमला हुआ वो था वेनेजुएला, जिसका कैपिटल कराकस अमेरिकी जदीद टेक्नोलॉजी ने अंधेरे में डुबो दिया था। अब यहां आसमान से अचानक ड्रोन गिरने लगते हैं। 150 जदीद तरीन अमेरिकी तैयारे वेनेजुएला की फजा में शोर मचा रहे थे। अमेरिकी फौज हर तरह के असलहे से लैस थी। स्पेशल फोर्सेस की मदद के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी मौजूद थे। एयरबॉर्न कमांड एंड कंट्रोल, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स, वेनेजुएला का वजारत दिफा, फौजी हेडक्वार्टर्स और पोर्ट अमेरिकी फौज ने कैप्चर कर लिए थे। आप सोच रहे होंगे ये सब इतनी आसानी से कैसे हो रहा है। वेनेजुएला की फौज अमेरिकी फौज को जवाब क्यों नहीं दे रही थी, अभी पता चल जाएगा। लेकिन पहले इस इंटरेस्टिंग सीन को देखिए। ये सारा मंजर व्हाइट हाउस में कैमरों की मदद से मॉनिटर किया जा रहा था। मगर ये कोई जंग नहीं बल्कि एक टारगेटेड ऑपरेशन था। इस मिशन में एक मुल्क की फौज दूसरे मुल्क में घुसकर उसके सदर को ही उठाने वाली थी। जी हां, हुआ यूं कि कराकस के सदारती महल पर एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर हवा में मौल्लक नजर आता है। यह है MH-47G चिनोक, यानी वो हेलीकॉप्टर जो अमेरिकी डेल्टा फोर्स को रात की तारीकी में डायरेक्ट ऑपरेशन के मकाम पर उतारता है। मिशन स्टार्ट हो चुका था। अमेरिकी कमांडोज रस्सों पर झूलते हुए सदारती महल पर लैंड करते हैं। राह में कोई रुकावट नहीं। सदारती महल पर धावा बोलने वाले अमेरिकी कमांडोज को महल के कोने कोने का पता था। दाएं हाथ पर मौजूद कमरे के बाद अगली मंजिल पर जाने वाली सीढ़ी कितनी दूर है ये भी मालूम था। वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो का कमरा कहां है ये भी पता था। बताया जाता है कि शाही महल में ड्यूटी देने वाले पूरे 8 लोग गद्दार थे, जो कि खुफिया डिवाइसेस के जरिए चीफ अमेरिकी कमांडर को गाइड कर रहे थे। यानी सबको सब पता था। अगर किसी को कुछ नहीं पता था तो वो था ये शख्स, जिसका गेम उसी के लोगों ने फिक्स कर दिया था। मगर वो अपने कमरे में चैन की नींद सो रहा था। सिर्फ चंद सेकंड में अमेरिकी कमांडोज मदुरो के कमरे तक आ गए। अब मदुरो के पास छुपने के लिए एक ही जगह थी, वो अलमारी जिसमें घुसकर अगर वो खुद को बंद कर देता तो डायनामाइट के जरिए भी उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। मगर ये बात भी अमेरिकी कमांडोज को मालूम थी। निकोलस मदुरो के कानों में जब खतरे की घंटियां बजीं तो उसने सीधा इसी अलमारी तक पहुंचने की कोशिश की, मगर अलमारी तक पहुंचकर खुद को अंदर से लॉक नहीं कर पाया, क्योंकि खेल खत्म हो चुका था। अमेरिकी फौज ने मदुरो और उसकी बीवी का कमरे में क्या हाल किया होगा वो अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। मगर अभी ये देखिए, जब मदुरो और उसकी बीवी को पकड़कर अमेरिकी फौज वापस जहाज में सवार हो गए। अब अंधेरा छट चुका था। सदर वेनेजुएला निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया सेलिया फिलोर्स की आंखों से पट्टी उतारी जाती है। धुंधला धुंधला सा नजर आता है। हवा की खुशबू बताती है कि वो अब किसी और सरजमीन पर पहुंच चुके हैं। जी हां, अमेरिकी फौजी उन्हें उठाकर न्यूयॉर्क ले आए थे। मगर यह सब इतनी आसानी से कैसे हो गया? क्या एक मुल्क दूसरे मुल्क में घुसकर वहां के सदर को उसके बेडरूम से उठाकर ले जाए, ये इतना ही आसान होता है? क्या कुछ दिन पहले मदुरो ने जो ट्रंप की नकल उतारी थी उन्हें वो बुरा लग गया था? या फिर जिस नोबेल इनाम के लिए ट्रंप बेताब थे वो वेनेजुएला की ही एक औरत को मिल गया था?
कौन थी वो? ऐसा मुल्क जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल था, वहां के लोगों का महंगाई ने क्यों तेल निकाल दिया था? वेनेजुएला के अवाम अपने ही सदर को उठाने पर खुशियां क्यों मना रहे थे? फौज क्यों खामोश थी? वेनेजुएला पर कब्जा करके अमेरिका ने ईरान, चाइना और रशिया की प्रॉक्सी कैसे खत्म की? आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ समझाते हैं, मगर इस मिशन इम्पॉसिबल की कहानी सुनाने से पहले एक छोटा सा मिशन थिंक का सुन लीजिए। यह है मिलियन मिशन। इस साल के आखिर तक हम चाहते हैं कि थिंक फैमिली 1 मिलियन तक पहुंच जाए, जिसके लिए आपको अभी सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा। दबा लिया? चलिए शुरू करते हैं। ये बात है पिछले साल जुलाई की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से लाल हो रहे थे। वो थोड़ी देर सोचते हैं, अपनी टेबल पर पड़े कुछ नक्शों को गौर से देखते हैं और अपनी फौज से कहते हैं, ओके, स्टार्ट द मिशन। CIA के जासूस खुफिया मिशन पर वेनेजुएला में दाखिल हो जाते हैं। नहीं, इंडियन ड्रामेबाजी नहीं, ये वाला हटाओ एडिटर। ये बिल्कुल असली थे, जिनका मिशन था निकोलस मादुरो के एक एक कदम पर नजर रखना। CIA की ये टीम कई महीनों तक वेनेजुएला के कैपिटल काराकास में घूमती रही, बगैर किसी की नजर में आए। इस दौरान ये जासूस वेनेजुएला के सदर मादुरो की एक एक हरकत नोट कर रहे थे और वॉशिंगटन में सब बता रहे थे। और सिर्फ जमीन पर इंसानी आंख ही नहीं, आसमान से खुफिया आंख ने भी निकोलस मादुरो पर नजर रखी हुई थी। जी हां, ये थे खुफिया तौर पर उड़ने वाले स्टेल्थ ड्रोन्स, जो मादुरो की सारी रूटीन वॉशिंगटन में नोट करवा रहे थे। अब अमेरिका को सब मालूम था, मादुरो कब कहां जाता है, क्या करता है, क्या खाता है, किससे मिलता है, यहां तक कि उसके पास पालतू जानवर कौन कौन से हैं। जासूसी के इस निजाम ने अमेरिकी एजेंसी को वो सलाहियत दी कि जिसके जरिए वो मादुरो पर हमले का प्लान कर सके। ये एक इंतहाई खतरनाक मिशन था, चूंकि वहां अमेरिकी सिफारत खाना बंद था, इसलिए CIA अफसरान को सिफारती तहफ्फुज हासिल नहीं था। अब समझिएगा कि अमेरिका ने क्या किया। अब अमेरिकी जासूसों की बताई हुई नकलो हरकत और वहां से हासिल की गई खुफिया तस्वीर के जरिए अमेरिका में कराकस के सदारती महल का एक मॉडल कंपाउंड तैयार किया गया, बिल्कुल असली, जिस पर अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने बार बार हमले की प्रैक्टिस की, ताकि फाइनल हमले में कोई गलती ना हो। स्टील के दरवाजे कैसे तोड़ने हैं, उसकी मशक को भी बार बार दोहराया गया। अब सब कुछ रेडी था, मगर 2 मुश्किलात थी। एक ये कि अमेरिकी जासूसी निजाम से पता चला था कि मादुरो 6 से 8 मकामात पर आता जाता है, लेकिन अमेरिकी फोर्सेस ने सिर्फ कंपाउंड पर हमले की ही प्रैक्टिस कर रखी थी। जरूरी था कि हमले के वक्त मादुरो अपने सदारती महल के उसी कंपाउंड में मौजूद हो, जिसके मॉडल पर अमेरिकी फोर्सेस ने प्रैक्टिस की थी। दूसरी मुश्किल थी मौसम का साफ ना होना। खराब मौसम में हमला नाकाम हो सकता था। खैर, अब अमेरिकी फौज ने वेनेजुएला के सदर पर दबाव बढ़ाने के लिए ऑपरेशन से 1 हफ्ते पहले वेनेजुएला के पोर्ट पर ड्रोन हमला किया, जिसमें दर्जनों कश्तियां तबाह हुई और कैरेबियन और मशरिकी बहरुल काहिल में कम से कम 115 अफराद मारे गए। हालांकि इन्हीं दिनों में मादुरो ने अमेरिकी हमला रोकने के लिए ट्रंप को तेल तक रसाई देने की पेशकश भी कर दी थी, जिसके लिए उन्हें 23 दिसंबर को तुर्की जाना था। मगर ट्रंप का प्लान तो कुछ और ही था। हमले के बाद मादुरो ने गुस्से में इस पेशकश को मना कर दिया। मादुरो का ये गुस्सा ट्रंप को और भड़का रहा था। फिर अमेरिका ने क्या किया कि मादुरो को पेशकश की कि वो तुर्की जाकर जिला वतन हो जाए, मगर जवाब में वेनेजुएला के सदर मादुरो ने ट्रंप को चिढ़ाने के लिए रक्स करके दिखाया। जी हाँ, वो डोनाल्ड ट्रंप की नकल उतार रहे थे। साथ में ये भी कहा, नो क्रेजी वॉर, No crazy war, no crazy war. मादुरो को लग रहा था कि कुछ नहीं होगा। हालांकि ट्रंप उनकी फील्डिंग सेट कर चुके थे और अब सिर्फ ऑर्डर देना बाकी था, गो। और ट्रंप ने आखिरकार वो ऑर्डर भी दे ही दिया।
25 दिसंबर की दोपहर ट्रंप ने फाइनली वेनेजुएला में अमेरिकी फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दी थी। मगर अमेरिकी फौज ने उस दिन नहीं बल्कि छुट्टियों में हमला करने का प्लान बनाया। प्लान यह था कि कार्रवाई के वक्त सदारती महल में ज्यादातर हुकूमती अफसरान और फौजी अहलकार मौजूद ना हो। और फिर आई 3 जनवरी की वो रात जब यह सारा प्लान एग्जीक्यूट करना था। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे कैथरीन पेरेस शगदाम ने ईरान की अंदरूनी खबरें इसराइल तक पहुंचाईं और फिर इसराइल ने ईरान पर हमला किया था। मगर अमेरिकी हमला वेनेजुएला में एक टारगेटेड ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इस ऑपरेशन में अमेरिकी फौज वेनेजुएला के सदर और उनकी बीवी को कैसे अगवा करके न्यूयॉर्क ले गए, यह आपको मैं इंट्रो में बता चुका हूं। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, ये जानने से पहले आगे की कहानी सुनते हैं जो और भी दर्दनाक है। इस कार्रवाई के बाद दुनिया एक तस्वीर देखती है। गर्दन झुकाए, घबराए हुए, खौफजदा निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया सिलिया फ्लोरेस हथकड़ियों में जकड़े, आई मास्क पहने और हाथ में पानी की बोतल थामे हुए थे। मगर ये तस्वीर जारी कौन करता है? जी हां, खुद डोनाल्ड ट्रंप। और साथ में ऐलान करते हैं कि तेल वेनेजुएला का मगर अब इख्तियार अमेरिका का। क्या है ये तेल की कहानी, वो समझने से पहले ये जानिए कि सिर्फ 48 घंटों के अंदर मदुरो और उनकी अहलिया को अमेरिकी अदालत में पेश कर दिया जाता है। मंजर बहुत अनोखा था। निकोलस मदुरो अदालत में आ रहे हैं, वो खामोश हैं, मगर जमीन पर जंजीर लगने की आवाजें गूंज रही हैं। अचानक मदुरो चीख कर कहते हैं कि उन्हें अगवा किया गया है। अब दुनिया एक अजीब मंजर देखती है। एक मुल्क का सदर अगवा होने के बाद दूसरे मुल्क की अदालत में पेश किया जा रहा है। इल्जाम है मुनशियात की स्मगलिंग का। 63 साल के मदुरो जज से कहते हैं कि वो जमहूरिया वेनेजुएला के सदर हैं, उन्हें अगवा किया गया है। इल्जामात पढ़कर सुनाए जाते हैं, लेकिन मदुरो और उनकी अहलिया सिलिया मुनशियात और हथियारों की स्मगलिंग से मुताल्लिक सारे इल्जामात मुस्तरद कर देते हैं। और अब होगा यह कि अमेरिकी अदालत 17 मार्च को उनका केस सुनेगी। मगर तेल की कहानी आप अभी सुनते जाइए। भाई, आपने सुना तो होगा, ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, लेकिन बॉस यहां तो पूरा 303 अरब बैरल तेल था। तो राधा नाची भी और सारे आलमी कवानीन घुंघरू की तरह तोड़ भी डाले। जी हां, दरअसल वेनेजुएला में दुनिया में तेल के सबसे बड़े जखायर हैं, सऊदी अरब से भी ज्यादा। 3 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस मुल्क को कुदरत ने खूब नवाजा है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ 303 अरब बैरल तेल मौजूद है, जबकि सऊदी अरब में 267 अरब बैरल है, ईरान में 209 अरब बैरल, कनाडा में 163 अरब बैरल, इराक में 145 अरब बैरल, यूएई में 113 अरब बैरल, रशिया में 80 अरब बैरल, कुवैत में 102 अरब बैरल, लीबिया में 48 अरब बैरल और नाइजीरिया में 37 अरब बैरल तेल मौजूद है। बात सिर्फ तेल पर खत्म नहीं होती। जरा 2 साल पहले इलॉन मस्क का ये ट्वीट देखिए, जिसमें वो वेनेजुएला के सदर को धमकी दे रहे हैं। सियाने कहते हैं कि इलॉन मस्क की नजर वेनेजुएला में मौजूद लिथियम के जखायर पर थी, जो कि उनकी टेस्ला में काम आनी थी। खैर, अब तो सब कुछ दोस्त के हाथ में आ गया है। सिर्फ लिथियम ही नहीं, वेनेजुएला के पास कुदरती गैस के जखायर की मौजूदा मिकदार 6.3 ट्रिलियन मकब मीटर से ज्यादा है, जो इंटरनेशनल रैंकिंग में उसे टॉप 10 ममालिक में शामिल करती है। कुदरत ने सोने के मामले में भी वेनेजुएला को माला माल किया हुआ है। वेनेजुएला के जुनूब में दफन इस खजाने की मालियत 8000 टन के करीब बताई जाती है और मार्केट में उसकी वैल्यू 500 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। 500 अरब डॉलर मालूम है कितने होते हैं? इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हमें सिर्फ 1 अरब डॉलर कर्जे के लिए IMF की कितनी मिन्नत समाजत करनी पड़ती है, वर्ल्ड बैंक की कितनी सख्त शराइत झेलना पड़ती हैं। खैर, बैक टू द स्टोरी। वेनेजुएला में लोहे के जो जखायर मौजूद हैं वो जुनूबी अमेरिका में मौजूद बड़े जखायर में से एक हैं। एल्युमिनियम, कोल्टान, निकल, फास्फेट, यू नेम इट, नाम लेते जाइए। क्या मादनी खजाना है जो वेनेजुएला में मौजूद नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, वेनेजुएला के पास एक नजरअंदाज करदा कुदरती दौलत भी है, और वो है जरखेज जमीनें और दुनिया में ताजा पानी के सबसे बड़े जखायर। सोने पे सुहागा इन कुदरती नेमतों से मालामाल ये मुल्क जोग्राफियाई लिहाज से अमेरिका के बगल में ही वाक़ा है। यानी अगर फ्लोरिडा से वेनेजुएला का रास्ता नापा जाए तो ये करीब 1000 मील बनता है।
ऐसे में बॉस राल तो टपकेगी ना। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वेनेजुएला खुद इन सब से फायदा क्यों नहीं उठा रहा था। ऐसा क्या था वहां कि लोग अपने ही सदर से परेशान थे, महंगाई में लिपटे हुए थे। कुदरती वसाइल को निकालना एक हुनर होता है और वेनेजुएला 303 अरब बैरल तेल में से सिर्फ 1 लाख बैरल से भी कम तेल निकाल रहा था। पुरानी पाइपलाइनें, बिगड़ा हुआ रिफाइनरी सिस्टम और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर ने पैदावारी सलाहियत और मयार दोनों गिरा दिए थे। और फिर सोने पे सुहागा हुकूमत ने तेल आमदनी पर जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिया। जब आलमी कीमतें गिर गईं तो बजट खसारे को पूरा करने के लिए ज्यादा नोट छापे गए, जिसने हाइपर इन्फ्लेशन को जन्म दिया और आवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो गई। इसीलिए वहां के आवाम अपने सदर की पॉलिसी से परेशान थे। चलिए आपको हैरान कर देता हूं, मदुरो वेनेजुएला के लास्ट इलेक्शन जीते ही नहीं थे बल्कि हार गए थे। वो धांधली करके वेनेजुएला पर काबिज हो गए थे, जबकि जीतने वाले कैंडिडेट ओपोजिशन में बैठ गए थे और इसी ओपोजिशन में थी ये खातून। ये वही है जिन्हें अमन का नोबेल इनाम मिलने पर ट्रंप आग बगोला हो गए थे। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल अपनी दूसरी टर्म में व्हाइट हाउस में दाखिल होते ही सदर ट्रंप के जहन पर एक ही चीज सवार थी, एक ही धुन, अमन का नोबेल इनाम। यही वजह है कि बार बार वो इंडिया को भी रगड़ा दे रहे थे कि पाकिस्तान ने इंडिया के 8 जहाज गिरा दिए थे। Pakistan, 8 planes, 7 planes we shot down in India. अगर वो ना रोकते तो यकीनन गज़वा हिंद हो जाता। खैर, सब कुछ ट्रंप के हक में था। पाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मीनिया और कई मुमालिक ने ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम का हकदार करार दे दिया था। हालत यह है कि रूसी सदर पुतिन ने भी कह दिया था कि यह इनाम तो भाई ट्रंप को ही मिलना चाहिए और ट्रंप को भी यकीन था कि इनाम उन्हें ही मिलेगा। लेकिन जब इनाम मिलने का ऐलान हुआ तो ट्रंप सीट से उठते उठते वापस बैठ गए, क्योंकि वो नाम था मारिया कोरिना मचाडो। To award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. इनका नाम भी हालिया ऑपरेशन के हवाले से सामने आ रहा है। वेनेजुएला की ओपोजिशन लीडर, इन्हें 2024 के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था, जिसकी दुनिया भर में मजम्मत और तनकीद भी की गई थी। ये इंतखाबात गैर मुनसिफाना थे। मारिया वेनेजुएला में 2024 में होने वाले इंतखाबात के बाद से अपने ही मुल्क में छुप कर रह रही थीं और इन्हें रवा साल जनवरी के बाद से अवाम के दरमियान नहीं देखा गया था। वेनेजुएला की ओपोजिशन रहनुमा और अमन का नोबेल इनाम जीतने वाली मारिया कोरिना मचाडो को मुल्क से बाहिफाजत निकालना आसान नहीं था। इस दौरान उन्हें कई भेस बदलने पड़े। बिखरे हुए समंदरों में 2 कश्तियों और 1 जहाज का सहारा लेना पड़ा, लेकिन जैसे तैसे करके मारिया कोरिना मचाडो उस रोज यानी बुध की रात से कबल ओस्लो, नॉर्वे में अमन का नोबेल इनाम वसूल करने पहुंच ही गई थी। उधर ट्रंप ने दावा किया था कि मारिया कोरिना मचाडो को ना तो अवामी हिमायत हासिल है और ना ही वो कोई काबिल कदर रहनुमा है, जबकि कोरिना मचाडो ने इस इनाम को वेनेजुएला के अवाम के साथ और सदर ट्रंप के साथ मंसूब कर दिया था। Nobel Peace Prize I dedicated to President Trump because I believed at that point that he deserved it. And a lot of people, most people said it was impossible to achieve what he has just done on Saturday, January 3rd. मगर अब ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि सदर ट्रंप ने नोबेल इनाम ना मिलने पर वेनेजुएला पर अटैक कर दिया। वेनेजुएला में क्या कुछ है ये जानकर आप हमले की वजह समझ सकते हैं। मेरे भाई, अमेरिका ने इस एक तीर से कई शिकार किए हैं। वेनेजुएला पर कब्जा करके ट्रंप ने ईरान, चाइना और रशिया की प्रॉक्सी भी खत्म कर दी है। असल में चाइना ने वेनेजुएला को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन दिए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग भी की थी और बदले में ऑयल बैक डील की थी। उधर रशिया ने वेनेजुएला से मिलिट्री कॉपरेशन और आर्म्स डील की हुई थी। ये एक तरह से अमेरिका पर प्रेशर बनाना था कि उसके इतने करीब मुल्क में रशिया कभी भी आ सकता है। उधर ईरान ने भी वेनेजुएला से दोस्ती कर रखी थी ताकि अमेरिका पर प्रेशर रहे, मगर अब जियोपॉलिटिकल प्लेग्राउंड अमेरिका ने खत्म ही कर दिया। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अमेरिका ने पहली बार किया है तो ऐसा नहीं है। थोड़ी सी तारीख बता दूं, अमेरिका ऐसी कार्रवाइयां कई बार कर चुका है। 1989 में पनामा में अमेरिका ने ऑपरेशन करके वहां जनरल मैनुअल को गिरफ्तार कर लिया था और इल्जाम लगाया कि वो मुनशियात और इंसानों को स्मगल करता है। 1983 में ग्रेनेडा में फौजी कार्रवाई करके हुकूमत को फारिग कर दिया था। चिली, हेटी और ग्वाटेमाला में भी अमेरिका ने ऐसा ही किया था, मगर अमेरिका के हाथ
कभी कुछ ना आया। इराक हो या अफगानिस्तान, अमेरिका खाली हाथ ही वापस लौटा है। बहरहाल नोबेल इनाम तो मिला नहीं, ट्रंप नायक से खलनायक बन गए हैं। वेनेजुएला के सदर को उठाने के बाद कोलंबिया के सदर को भी धमकी दे रखी है। मैक्सिको के बारे में भी कहा है कि इसका कुछ करना पड़ेगा। क्यूबा भी ट्रंप के रडार पर है और वेनेजुएला से अब अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल तक तेल मिलेगा और अमेरिकी ऑयल कंपनियां वहां सरमायाकारी करेंगी। एक मुआहिदे के तहत अब अमेरिकी सदर को वेनेजुएला के इस तेल को फरोख्त करने का इख्तियार मिल जाएगा, जो अमेरिकी पाबंदियों के 22 टैंकरों और जखीरा गाहों को रोका गया था। कहा जा रहा है कि जमाशुदा तेल की मजमूई मालियत $3 अरब तक हो सकती है। ट्रंप की नजरें ग्रीनलैंड और डेनमार्क पर भी हैं, जहां ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेजी से बर्फ पिघलने से मादनियात काबिल रसाई हो रहे हैं। देखना है कि चीन, रशिया, ईरान ट्रंप की अगली चाल को सिर्फ देखेंगे या वो भी कोई प्यादा उठाकर इधर से उधर रखेंगे।